हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज अपन बायोलॉजी को शुरू करने वाले, स्पेसिफिकली फॉर नीट 2027। आज अपन पहला चैप्टर शुरू करने वाले लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में जो भी बारीक से बारीक चीज़ें होंगे अपन उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में गलत ना हो। क्योंकि nowadays to score full marks in biology is imperative. Why? Because we can compromise somehow in physics, because nowadays paper is coming too much difficult in case of physics and chemistry, है ना. Some type of questions are there in chemistry as well. They are daunting task for us to get rid of. तो इसके कारण हमारा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना बायोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन बायोलॉजी एटलीस्ट, ठीक है. तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इसलिए हमें बायोलॉजी की एक एक एनसीईआरटी की लाइन की मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूरा सेंटेंस अच्छे से पूछ देता है और एक शब्द उसमें अलग बना देता है, तो उससे पूरा सेंटेंस ही अलग हो जाता है ना. इस साल अपन ने देखा है 2026 के रीनीट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक ही वर्ड चेंज किया है और पूरा लाइन का मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है. असर्शन रीजन के क्वेश्चन उस प्रकार के बने हैं, तो हमें सावधानी बरतनी होगी, है ना. सो बिफोर एनी काइंड ऑफ कैलामिटीज बी कॉशियस. लेट्स स्टार्ट. लिविंग ऑर्गेन, पहला चैप्टर तो अपना है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेट्स स्टार्ट. लेट मी राइट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, है ना, जो अपन बायोलॉजी में पढ़ने वाले. पहली बात तो बायोलॉजी है क्या भैया. सबसे पहला तो प्राइम फोकस बायोलॉजी पे है ना. तो अपन आज बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक से अपन इसके बारे में बोलेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है. बायोलॉजी, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ड इटसेल्फ, इसको अगर अपन बाइफरकेट करते हैं तो बायो प्लस लॉजी बनता है, ठीक है. तो बायो मतलब लिविंग, बायो इज मीन्स लिविंग, और इस लिविंग की स्टडी को अपन बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. सो बायोलॉजी को अपन बोल सकते इट इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है. सो बायोलॉजी इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ living organisms or forms and life processes, ठीक है. जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होके उन सभी का अध्ययन अपन बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है. सो बायोलॉजी इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ फॉर्म्स एंड ऑल्सो देयर रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है. नेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स है जो इनिशियल लाइंस अपने को सिलेबस में दी हुई है चैप्टर शुरू होने से पहले, उनके बारे में बारीक से बारीक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. जैसे कि अर्ली मैन ने क्या स्टेटमेंट दिए थे, जैसे कि इनएनिमेट एनिमेट मैटर के बारे में वहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. इनएनिमेट मैटर क्या होता है, एनिमेट मैटर क्या होता है. अगर मैं हेडिंग देना चाहूँ तो इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर, ठीक है. एनिमेट मैटर,
Okay, next. If I talk about inanimate matter, so it is purely non-living matter. ठीक है, it is purely non-living matter. अर्ली मैन की स्टेटमेंट थी इनएनिमेट मैटर्स के लिए. अर्ली मैन, जैसे कि इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं जो इनएनिमेट मैटर में होते हैं. नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर. एबायोटिक मैटर, एबायोटिक भी बोल सकते हैं, एबायोटिक मैटर, एबायोटिक मैटर. ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे कि विंड, हवा. एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है. पानी, फायर, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनएनिमेट मैटर. ठीक है, नेक्स्ट. इफ आई टॉक अबाउट एनिमेट मैटर, इट इज प्योरली लिविंग मैटर. ठीक है, लिविंग मैटर, इट इज अ लिविंग मैटर. जैसे कि इसमें अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं. पेड़ पौधे, हम खुद होमोसेपियंस, है ना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए. ठीक है, दिस ऑल थिंग्स आर अंडर एनिमेट मैटर. जितने भी लिविंग है हमारे आसपास, सारे के सारे एनिमेट मैटर में आते हैं. ठीक है, तो ये दो टर्म्स थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनिमेट और इनएनिमेट मैटर. इसके बारे में हमें मास्टरी होनी चाहिए थी, जो कि अपन ने ले ली है. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, एक सिमिलैरिटीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में. वर्टिकल सिमिलैरिटीज़, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ क्या होती है उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटीज़. वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़. ठीक है, तो वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ में अपन क्या समझेंगे. तो वर्टिकल मतलब बिटवीन टू जनरेशन. ठीक है, अभी मैं थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में भी आपको इस चीज़ के बारे में, इस टर्म के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. व्हाट इज़ मीन बाय वर्टिकल सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज़ मीन बाय हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी. ठीक है, बिटवीन टू जनरेशन, या इसको अपन इंटर जनरेशन सिमिलैरिटीज़ भी बोल सकते हैं. इंटर जनरेशन, बिटवीन टू जनरेशन्स, है ना. जैसे कि हमारे पास पेरेंट्स है. ठीक है, पेरेंट्स का क्रॉस कर देते अपन. पेरेंट्स, एक पेरेंट है, ठीक है, प्लस ये दूसरा, मतलब ये मेल हो गया, फीमेल हो गया. ठीक है, तो इनके बीच रिप्रोडक्शन होने के बाद प्रोजेनीज बनती है. ठीक है, ठीक है, एक प्रोजेनी बनी, ये दूसरी प्रोजेनी, ये. ठीक है, तो इन बिटवीन दिस टू जनरेशन, है ना, दिस इज पेरेंटल जनरेशन एंड दिस इज ऑफस्प्रिंग जनरेशन. तो इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी होंगी उसको अपन बोलेंगे वर्टिकल सिमिलैरिटी. दिस इज वर्टिकल सिमिलैरिटी, वर्टिकल सिमिलैरिटी, या इसी को अपन इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी बोलेंगे. ठीक है, अगर अपने पास ये दो ऑफस्प्रिंग है और इन दो ऑफस्प्रिंग में
जो सिमिलैरिटी होंगी इसको अपन बोलेंगे हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी, हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी, ठीक है। या इसी को अपन बोलेंगे इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटी, इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटी, ठीक है। I hope you understood. This was also important and imperative term which we need to understand, that we understood very well. I hope you understood. Now the next point है, आता है anthropocentric view and biocentric view, है ना। What exactly it is? Anthropocentric क्या होता है, बायोसेंट्रिक क्या होता है। पहले तो एंथ्रोपोसेंट्रिक के बारे में लिख देता हूँ कुछ आपको। Now make a heading of anthropocentric view. Anthropocentric view, ठीक है। हमारे दो नज़रिए होते हैं ना, या तो अपन खुद के बारे में सोचे या दूसरों के बारे में भी सोचे, ठीक है। अगर सारी चीज़ों के बारे में अगर अपन सोचते जिसमें अपन लिविंग नॉन लिविंग सभी को लेकर चलते, ठीक है, या हम अकेले चलते हैं, उसमें फ़र्क है ना। जो सारों को लेकर चलते, somehow we can understand they are under the category of biocentric view, है ना। और जो खुद के बारे में खुद को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, है ना, दे आर सेल्फ सेंट्रिक। जैसे कि मैन मेड, हम जो है जो चीज़ें बनाती वो बहुत अच्छी हैं और दूसरों ने बनाया वो गलत हैं, ठीक है। ऐसा अपना व्यूज़ होता है। उसी तरह से एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फॉर होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दे आर ह्यूमन सेंट्रिक, दिस व्यू इज ह्यूमन सेंट्रिक, जिसमें होमोसेपियंस फील्स दे आर सुपेरियर, वो सबसे बड़े, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नॉलेज काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। सो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ दिस आवर biological knowledge, spelling mistake, our biological knowledge is limited, ठीक है। हमारी biological progress in information knowledge of biological terms, biological concepts is very much limited if we are completely inclined on anthropocentric view, ठीक है। So it's a बढ़िया, it's not a good view, I must say it is not good or well व्यू, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा व्यू आता है बायोसेंट्रिक व्यू, ठीक है। आई थिंक दिस व्यू इज बेटर इन कंपेयर टू द लास्ट वन, बायोसेंट्रिक व्यू, बायोसेंट्रिक व्यू। सो इन दिस व्यू we treat all organisms, every species equally, ठीक है। हर चीज़ को अपन इक्वली ट्रीट करते हैं। सो बायोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली हमारी सारी चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सो दिस इज़ बेटर व्यू टू इंक्रीज, इट इज़ बेटर व्यू टू इंक्रीज और एम्पलीफाई our knowledge
ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो आई मस्ट से इट इज बेटर व्यू, इट इज बेटर, सो इट इज अ बेटर व्यू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस मच थिंग्स वर वेरी मच important initially given in NCERT, जो कि somehow कुछ टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चों को ये यूजुअली समझ में आ जाता है, उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, पर हमें इस चीज़ में डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी थी तो अपन ने ले ली, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्किप even a single sentence of NCERT. Everything will be under our understanding. Okay, next. तो NCERT में the greatest of all time, one of the greatest scientists ever, जिनके बारे में NCERT चीख चीख के बोलती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनका नाम है अर्नस्ट मायर, है ना, सर अर्नस्ट मायर. ओके, सबसे पहले अर्नस्ट मायर वो साइंटिस्ट है जिनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है. अर्नस्ट मायर इज कंसिडर्ड और कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि इवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने भी काम किया था, स्पीसीज के बारे में वन हैंडेडली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने बताई थी, स्पीसीज की बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इनका है. दैट इज़ वाई वी कॉल देम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड ऑल्सो डार्विन ऑफ 20th century. So Ernst Mayr is called as Darwin of 20th century. He is a Darwin of 20th century. I hope you understood. तो इनके लाइफ में 100 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब 100 साल जिए, एटलीस्ट 100 साल जिंदगी जीना बहुत डिफ़िकल्ट है इस जहाँ में आजकल, क्योंकि इन्होंने 100 साल जिया भी है और बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया भी है, तो इसीलिए ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है. सो 100 का नंबर बहुत मायने रखता है ऐसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के लिए, और इनको अमंग द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब में भी माना जाता है. सो ही इज़ वन ऑफ देम. तो वी शुड से दैट इनका जो जन्म हुआ था वो 1904 में हुआ था, और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स वो इस दुनिया में रहे थे, है ना. और ही इज अमंग 100 टॉप साइंटिस्ट, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है. पूरे जहां में टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक है अर्नस्ट मायर सर, ठीक है. ये चीज़ भी हमें इनके बारे में ध्यान में रखनी है. और इनको बायोलॉजी की तरफ से 3 प्राइज़ भी मिले थे, जिनको अपन ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं. ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है. इनको 3 प्राइज़ मिले थे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. उसमें से पहला प्राइज़ था, दूसरा और तीसरा. पहला प्राइज़ था बाल्जन प्राइज़, ठीक है. दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, और तीसरा प्राइज़ था क्रेफोर्ड प्राइज़.
क्रेफोर्ड प्राइस, ठीक है। बाल्जन प्राइस इनको आई थिंक 19 कब मिला था इनको ये प्राइस, 1983 में मिला था। और ये जो प्राइस था ये कब मिला था इनको, 1994 में। और क्रेफोर्ड प्राइस इनको मिला था 1999 में। I hope you understood. So this much information is needed to understand in Ernst Mayr sir. Also, they gave definition of species. ठीक है। तो पीसीज क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल मेल फीमेल अपोजिट पार्टनर, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उनको अपन स्पीसीज बोलेंगे, है ना। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड, उनको अपन स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है। एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। और सिंगल हैंडेडली इन्होंने ये डेफिनेशन दी, तो इसी के लिए इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं ना, एनसीईआरटी की रीडिंग अपने को करना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। यहाँ पे अपन एनसीईआरटी रीड करते हैं अभी। अरे यार, ठीक, यही पे रीड कर लेते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पीसीज ऑन अर्थ है। ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज यट डिस्कवर्ड। अब तक लगभग 1.7 to 1.8 स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है। लगभग 17 लाख स्पीसीज या 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है। तो अलग अलग प्रकार की, यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो खूबसूरती है इस जहाँ की, जहाँ पे हमें अमेज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने पड़ती है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन जैसे कि अपन ने अंडरस्टैंड की भी थी, फिर भी देख लेते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस, ठीक है थोड़ा कम कर लेता हूँ। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स and living processes. So living world comprise all amazing diversity of living organism. Early man could easily perceive difference between inanimate and लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इनएनिमेट और एनिमेट मैटर के बारे में अपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले ली है ऑलरेडी, तो यही एनसीईआरटी कहना चाहती है। सो अर्ली मैन के बारे में यहाँ पे दिखा है कि अर्ली मैन डिफाइड some of the animate matter like wind, sea and fire. यही एग्जाम्पल्स मैंने आपको वहाँ पर भी बताए थे। एंड एनिमल्स एंड प्लांट ये इन एनिमेट मैटर में आ जाएंगे, ठीक है। सो अ कॉमन फीचर, दूसरा पेन लेते हैं। A common feature of all such forms an animate object was sense of awe और फियर दैट दे evoke, है ना। मतलब ऐसा आश्चर्यचकित हो जाते थे, अमेज हो जाते थे, डर जाते थे अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के, है ना। तो डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, बहुत देर बाद शुरू हुआ था। सोसाइटी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। बिल्कुल, सोसाइटी जो थी वो टोटली इंडल्ज थी, मतलब उसको लत लग गई थी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इज बेस्ट, उसी के बारे में अपने को करना है। तो लिमिटेड नॉलेज रहेगी ना उसके कारण। यही तो एनसीईआरटी बोलने चाहती है कि बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू registered very much limited progress in biological knowledge.
systematic and monumental description of life forms brought in and out necessary. सिस्टमैटिक क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे ये टॉपिक आएगा सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना, अलॉन्ग विद इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, और आगे जाके अपन देखेंगे। तो टैक्सोनॉमी प्लस फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जिसमें कंसिडर किए जाते हैं इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो आगे जाके इसके बारे में अपन अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है ना, पर्टिकुलर स्पीसीज अपने को मिली और उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसको ना आइडेंटिफाई करना, उसके फीचर्स क्या है क्या नहीं, उसके बाद उसका नामकरण करना और उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासिफाई करना। ठीक है। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such a studies what recognition of sharing of similarities among living organism both horizontally and vertically। ठीक है, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज उनमें थी और अपन ने वो देख ली कि वर्टिकल सिमिलैरिटीज एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज क्या होती है। वर्टिकल सिमिलैरिटीज वर in between two generations which we call intergeneric similarities, और बिटवीन जनरेशन मतलब इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटीज थी उनको अपन हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज बोलते हैं। So that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revolution which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। बिल्कुल, मतलब जैव विविधता को बचाने का जो काम था, वो जो मूवमेंट थी, वो हम इंसानों ने ही शुरू किए। ठीक है। हम्बल्ड मैन, दयावान इंसान, एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ biodiversity। In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals, plants from taxonomic perspective। ठीक है, इतनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी थी यार, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो यार, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आजकल बहुत तगड़ा तगड़ा आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है यार, ऐसा नहीं हो रहा है, इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। सो अर्नस्ट मायर सर के बारे में अपन यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी है उसको रीड कर लेते हैं, है ना। तो born on 5 July 1904 in Cape Town, Germany, Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called Darwin of 20th century। ठीक है, ये लाइन अपन ने लिखी है। Was one of the 100 greatest scientists of all time। Mayer joined Harvard Faculty of Art and Science in 1953, retired in 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। Throughout his nearly 80 year career, 80 साल के उनके करियर में, his research span ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and history and philosophy of biology। He almost single-handedly made origin of species, ये important है, which was a central question of evolutionary biologists at that time and today as well। He also pioneered the currently accepted definition of biological species। ये बहुत important, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। Who is the pioneer of currently accepted definition of biological species? 4 ऑप्शंस हो गए, एक अर्नस्ट मायर सर का होगा, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे हर हर महादेव बोल के। ठीक है। मायर was awarded 3 prizes widely regarded as triple crown of
बायोलॉजी। पहला प्राइज था बाल्जन प्राइज, जो उनको 1983 में मिला था। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999, and Meyer died at the age of 100 in year 2004. आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे की आने वाली जो भी टॉपिक्स है उनको भी ऐसे ही अपन डिटेल में पढ़ते चलेंगे, एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। आगे जैसे जैसे मतलब यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं हैं, वरना मैं उनको भी ले लेता, और कुछ एक दो क्वेश्चन आए भी होंगे तो नेक्स्ट क्लास में उनको अपन कर लेंगे। ठीक है, PYQs या रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे अपन उसको साथ में करते चलेंगे, या हाईलाइट भी करते चलेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से आया है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि हमारी NCERT की पूरी मास्टरी हो जाए, और एक भी क्वेश्चन हमारा NCERT रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड पेपर में गलत ना हो। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि वी कांट टेक एनी रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, क्योंकि हमें नहीं पता यार केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पेपर कैसे बनने वाला है। पर हमें इतना ज़रूर पता है कि बायोलॉजी का पेपर टू द पॉइंट NCERT से बनने वाला है, और एक एक चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ share this lecture and let me know what can we improve. ठीक है, till then thank you so much, bye bye.